गाइस, आपको पता है असम में जो ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ है उसकी वजह से कितना सब कुछ हंगामा हो गया था। तो आपको पता है कि आप आज मैं किस सिंगर, किस भगवान की बात करने वाला हूँ। हाँ, जो फ्रॉम द हिल्स ऑफ टूडा टू द हार्ट्स ऑफ हजारों करोड़ों पीपल, और एक टैलेंटेड, टाइमलेस और पैशन वाले म्यूजिशियन, और जिसका एक वॉइस ने एक पूरे जेनरेशन को डिफाइन किया। हाँ, ये और कोई नहीं, मैं आज बात करने वाला हूँ सबसे द सोल ऑफ असम, हार्ट ऑफ असम, ऑल्सो नोन एज जुबिन गार्ग। इनका पूरा एक स्टोरी बताने वाला हूँ और आपको पूरा केस बताने वाला हूँ। इसलिए ये है पार्ट 1 ऑफ जुबिन गार्ग, और मैं पार्ट 2 में बताऊंगा कि कैसे ये सब कुछ हुआ, और इस वीडियो में मैं पूरा स्टोरी उनका बताऊंगा मंडे तक। सो मेरा नाम है परिमिनल सर, ये वीडियो ये शुरू करते हैं। जय जुबिन दा। गाइस, आपको पता है ये असम में क्या एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ था जिसमें 19 सितंबर, हाँ, एक राजा जो सिंगापुर में गया था उधर पे अपना राज्य बनाने के लिए, पर वो जिंदा नहीं रहा था उस दिन। 19 सितंबर को वो मारा गया था, और यही है जुबिन गार्ग का पूरा स्टोरी जो मैं अभी बताऊंगा। और जो लोग ये असम के बाहर में देख रहे हैं, मतलब आउटसाइड द असम पीपल हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई एम गोना टेल दैट जुबिन गार्ग असम के लिए एवरीथिंग, वो सब कुछ थे। मतलब मैं आपको सब में बयास नहीं कर सकता कि कितने ज़्यादा वो अच्छे इंसान थे, बहुत ज़्यादा कलाकार थे वो, मतलब एवरीथिंग थे वो असम के लिए। सो मैं आपको पूरा स्टोरी अभी बनाऊंगा। सो जुबिन गार्ग जन्म हुए थे 18 नवंबर 1972 इन टूडा। हाँ, आप समझ रहे होंगे वो अगर असमीज लोग वो टूडा में क्यों जन्म हुए, कारण उनके पापा का ट्रांसफ़र हुआ था टूडा में, मेघालय में, तो वही वो जन्म हुए। और वो जन्म हुए थे ब्राह्मण फैमिली में, मतलब वो ब्राह्मण थे। उनके फादर का नाम था मोहिनी मोहन बोरठाकुर, और वो उनके पापा एक पोएट और लिरिक्स लिखने वाले आदमी थे। और उनके मम्मी का नाम था इली बोरठाकुर, जो एक टैलेंटेड सिंगर थी। जुबिन गार्ग बॉर्न हुआ था इंटरेस्ट ऑन म्यूज़िक, मतलब उनको इंटरेस्ट था म्यूज़िक, वैसे बॉर्न हुआ था, जन्म से उनको म्यूज़िक पे पूरा इंटरेस्ट था। और वो लिटरेचर में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और उनके 2 सिस्टर्स थी, एक थी जोंकी बोरठाकुर जो एक सिंगर एक्ट्रेस थी, और पालमी बोरठाकुर जो सब में से ऑड वन थी, कारण वही थी जियोग्राफर एक। और वो बहुत वेरी फ्रॉम यंग एज उन्होंने गाना गाना स्टार्ट किया था, और वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे, मतलब सबसे अलग गाने वाले इंसान थे। उनको जल्दी से सब कुछ याद आ जाता था, वो गाने में भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे। सो उनकी मदर इली बोरठाकुर, वही उनके फर्स्ट टीचर थी गाने में। पंडित रोबिन बैनर्जी, उन्होंने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ये सब सीखे थे, अपार्ट फ्रॉम तबला, मतलब उन्होंने तबला भी सीखा था। उन्होंने गिटार, हारमोनियम, मैंडोलिन, कीबोर्ड और ड्रम एक्सेट्रा बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट सीखे, मतलब टोटल 12 में बता नहीं सकता, पूरा बहुत ज़्यादा बड़ा लिस्ट है। और मैं अपना हायर सेकेंडरी स्टडीज़ कम्प्लीट है जगन्नाथ बड़ुआ कॉलेज, ऑल्सो नोन एज जेबी कॉलेज, जोरहाट में जो, हाँ, जोरहाट में जो वो लाने का बात हुआ था हिमंत मामा ने जो कहा था, जो नहीं हुआ। अभी आप तो कहेंगे कि मैं तो आसामीज़ हूँ, और मैं तो आसाम से हूँ, इससे मेरे को आसामीज़ लैंग्वेज तो पसंद होगा, इससे को जुबिन गार्ग तो पसंद हो गए। पर ये बात नहीं है गाइस, मेरे को आसामीज़ लैंग्वेज भी पसंद है, मेरे को जुबिन गार्ग भी पसंद है, पर मेरे को सब सिंगर्स ही पसंद है। ये बात नहीं है कि मेरे को जुबिन गार्ग ही पसंद है, अरिजीत सिंह पसंद नहीं, सब म्यूजिशियंस ही सिंगर्स पसंद है। अभी कुछ लोग तो कहेंगे कि तू आसामीज़ है इसलिए तू आसामीज़ भागा पसंद है। नहीं, मेरे को वो बात नहीं है, मेरे को सब पसंद है। सो मैं आपको ये कहना चाहूँ कि जुबिन गार्ग ने अपना प्रोफेशनल म्यूजिकल करियर अर्ली 1990s में बनाया था, हाँ, जब मैं जन्म भी नहीं हुआ था। और उन्होंने अपना पहला एल्बम रिलीज किया था, अनामिका। टू में रिलीज हुआ था, और पूरे असम के पूरे सब जगह में फैल गया था पूरा, मतलब ऐसा इतना हिट एल्बम हुआ था कि छोटे से बच्चे से लेके बूढ़े लोग तक सुन रहे थे। और तब को आपको पता ही है 1992 में ये सब ऐसे डिजिटल डिवाइस नहीं थे, नो डिजिटल डिवाइस, मोबाइल जैसा कुछ नहीं था, यूट्यूब नहीं थे, कुछ वो नहीं था, इसलिए तब रेडियो में सुना जाता था, एक कैसेट आता था, तो पे रेडियो में सुना जाता था।
अनामिका, और वो वाला मैंने पूरा एल्बम सुन के रखा था, मेरे को अभी भी याद है। और मेरी मम्मी पापा, मेरे मतलब मेरे 3 या 4 जनरेशन ने तो पूरा सुना ही है ये पूरा अनामिका एल्बम। तो टॉपिक में वापस आते, और फिर उन्होंने और भी बनाए, जैसे होपुन मुहुर माया, जो बहुत ज़्यादा फेमस है अभी, आपको पता ही है माया एल्बम का, माया बिनी राती बुकुट जो पूरा फ्लेवर है। फिर जंत्र, अबुजन मन, जुनाकी मन और अदर एल्बम्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो उन्होंने 40+ लैंग्वेजेस में गाया, 40+ लैंग्वेज। अब बिलीव ही कर सकते हो 40+। मेरे को तो खुद ही 3 लैंग्वेज आते हैं, उससे भी ज़्यादा नहीं आता, अभी तो 4th लैंग्वेज सीख ही रहा हूँ। उन्होंने 40+ लैंग्वेज में गाया। आप ही बताइए आप कितने लैंग्वेज बोल सकते हो बिसाइड फ्रॉम योर मदर लैंग्वेज? आप ही बोलिए। 40+ लैंग्वेज एक सिंगर ने 40+ लैंग्वेज में गाया, इंक्लूडिंग असामीज, बंगाली, हिंदी, नेपाली, मणिपुरी, मराठी एक्सेट्रा और अदर लैंग्वेजेस। आप समझ सकते हो, अगर मैंने ये पूरा लैंग्वेजेस का गाना मैंने अगर बनाया तो एक अलग वीडियो में बना सकते हो जुबिन गर्ग के इन गाने के ऊपर। सो उनका बॉलीवुड, जब वो बॉलीवुड में थे, उनका बेस्ट गाना था या अली, जो गैंगस्टर फिल्म से आता है। सारे लोग, आप बहुत सारे लोगों ने तो क्रिस 3 देखा ही हुआ है ना। हाँ, मैंने भी देखा है। और दिल टू बता ये वाला सॉन्ग आपको लगता है किसने गाया है? ये और कोई नहीं, जुबिन गार्ग ने। हाँ, जुबिन गार्ग ने गाया था ये सॉन्ग। मेरे को भी पहले शौक हो रहा था, मैं इस पूरे केस को मैं रिसर्च कर रहा था, तब मैं भी शौक हो गया था कि ये जुबिन गार्ग ने गाया, कारण ये सॉन्ग मेरे को भी अच्छा लगा था बहुत ज़्यादा। और ये सॉन्ग पूरा हिट भी होता है या अली के साथ, और बेस्ट ऑफ द बेस्ट सॉन्ग्स में आता है ये हिंदी सॉन्ग में। और ज़्यादातर लोग मोस्टली, अगर असम के सिवाय, आप नॉर्थ ईस्ट के सिवाय, अगर आप अलग स्टेट्स के देखो, समझ लो हरियाणा, गुजरात, इन सब के तो ज़्यादातर लोग या अली की वजह से जुबिन गार्ग को जानते हैं। जुबिन गार्ग इज मोस्टली फेमस फॉर हिज बॉलीवुड सॉन्ग वन ओनली वन, या अली। और आपको मैं इसी बताऊँ, जुबिन गार्ग ना बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान है। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में बोला था कि एक बार वो एक मतलब मेंटल हॉस्पिटल के कुछ पास में थे, रात में था, तब एक पागल इंसान खड़ा हुआ था। तो उसने कहा कि जुबिन गार्ग को, आप जुबिन गार्ग हो ना? तो जुबिन गार्ग ने बोला हाँ, मैं जुबिन गार्ग हूँ। तो उसने बोला तू भी पागल है और मैं भी पागल हूँ। तो जुबिन गार्ग ने उसका हालत देखा, उसको तरस आई जुबिन गार्ग को, इसलिए उसने अपना एक जैकेट, मतलब कुछ 5-6 हज़ार या 7-8 हज़ार का होगा, वो जैकेट उसको पहना के चलाया। और ये कहने के बाद फिर वो इंसान ने बोला कि थैंक यू जुबिन गार्ग। और आप देख सकते हो इसके सिवा भी उन्होंने, जब असम में फ्लड्स होता था, उन्होंने बहुत सारे डोनेशंस किए थे, बहुत सारे लोगों को मदद की थी, और गरीब लोगों को पैसा दिया था। और अगर कोई उनके घर आता था कुछ मांगे तो वो खाली हाथ कभी नहीं जाता था, मतलब नेवर खाली हाथ। और वो उस सबको 5 या 6 हज़ार कुछ देते रहता था। और इसी में आता है मेन इंसान श्याम कानू मोहन और सिद्धार्थ शर्मा। वो उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, कारण वो दोनों ही मैंने इस पूरे ये डेथ का सिलसिला में, तो इसलिए अभी मैं आपको फिर से टॉपिक में रखता हूँ। वो जुबिन गार्ग जब बॉलीवुड में थे, जब अपने पीक में थे, अपने प्राइम फॉर्म में थे, तभी उन्होंने बॉलीवुड को छोड़ दिया। हाँ, फिर बॉलीवुड को छोड़ के आप सोच रहे होंगे अब उन्होंने क्या किया। वो असम में आए फिर से, और असम में वो आके उन्होंने कहा कि असमीज सॉन्ग और मूवी इंडस्ट्रीज को वो आगे बढ़ाएंगे और आगे बढ़ा के रखेंगे। हाँ, उन्होंने असम के लिए अपना करियर जब पीक में थे, उन्होंने वो छोड़ दिया। अब देख सकते हो कितना काइंड हार्टेड और वो कितने रेबल सिंगर थे। उन्होंने खुद को रेबल भी बोला था कि वो रेबल है, वो फाइट कर सकते। उन्होंने जब CAA एक असम में आने के लिए आया था 2019-18 में, तभी उन्होंने एक सॉन्ग लिखा था, पॉलिटिक्स नकरिबा बंधु। मतलब फियरलेस सिंगर थे, उनको किसी से डर भी नहीं लगता था, उनको बस उनको जो मन में आए वो बोल लेते थे। आप देख सकते हो कुछ वो जो बाहर वाले कुछ सिंगर होते हैं ना, कुछ छोटा सा हैशटैग लगने से भी, बॉयकॉट होने से भी वो लोग कुछ डर जाते हैं। पर जुबिन गार्ग को आप देखिए, जुबिन गार्ग वो टाइप के इंसान नहीं थे, वो लड़ते थे और वो जीत के ही रखते थे। और वो बहुत ज़्यादा
पावरफुल भी थे, उन्होंने बहुत सारे कोर्ट केसेस भी जीते थे। सो वो एक उन्होंने बहुत सारे मूवीज भी रिलीज किया है, और मैं उनके गाने भी बहुत बचपन से सुनते आ रहा हूँ। मतलब समझ सकते हो मैं तब से जन्म हूँ 2012 से, तब से मैं अपने उनके गाने सुनने ही रहा हूँ। मतलब 190 प्लस सॉन्ग्स हमने अभी तक सुने हैं। और वो आप सो की मत जानते हो कि ज़्यादातर सिंगर्स तो सिंगर्स ही होते हैं, पर जुबिन गार्ग सिंगर ही नहीं, वो एक कंपोजर थे, लिरिक्स बनाने वाले थे, एक्टर थे, डायरेक्टर थे और प्रोड्यूसर थे। हाँ, ऑलराउंडर थे वो। जैसे रविंद्र जडेजा ऑलराउंडर है, वैसे ही जुबिन गार्ग पूरे म्यूजिक इंडस्ट्री के ऑलराउंडर थे। से उन्होंने बहुत सारे असमीज फिल्म में काम किया था, और उन्होंने बहुत सारे मस्त फिल्म्स बनाए थे, जैसे मिशन चाइना, कंचनजंगा, जिससे उनकी कैपेबिलिटी दिखाए। और मैंने खुद कंचनजंगा, हाँ ये मूवी मेरा फेवरेट है जुबिन गार्ग का, 2 बार देखा है। और उसी से एक लाइन आता है जो ध्रुव राठी जी ने थोड़ा गलत कह दिया था कि, पर उन्होंने कहा था कि मोर कोनो जाति নাই, मोर कोनो धर्म নাই, मोर कोनो भगवान নাই, मैं मुक्त, मैं कांचनजंगा। हाँ यही लाइन उन्होंने कांचनजंगा का है ये। और ये फिल्म आपको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। जिन जिनको आसामी समझ गया था, आप कैप्शन ऑन कर लेना, वो यूट्यूब में भी मिलता है। और बेस्ट ऑफ द बेस्ट फिल्म लगता है, उन्होंने 2019 में ये रिलीज होता है। और फिर एक ऐसा इंसिडेंट है इन 12 जनवरी 2002, उनकी सिस्टर जोंके बोर ठाकुर वो एक कार एक्सीडेंट में मारी जाती है, जिससे वजह से जुबिन गार्ग को बहुत बड़ा ब्रेकडाउन में गिरना पड़ता है। वो पूरा सैड थे, उनकी लाइफ पूरा बिखर चुका था, स्कैटर्ड, कुछ वो समझ नहीं पा रहे थे। उसी के ऊपर उन्होंने एक एल्बम रिलीज की थी, शिशु। हाँ हिंदी में आप शिशु बोल सकते हो, आसामीज में हिहू वैसा। पर उन्होंने 4 फरवरी 2002, हाँ इसी दिन में उन्होंने मेरी कथा गरिमा शइकिया गार्ग, हाँ उन मतलब गरिमा मामिया बोल सकते हो, कारण अकॉर्डिंग टू माई रिलेशन मेरे लिए जुबिन मामा है, पर मैं जुबिन दा बोलता हूँ, एस आई एम अ फैन, हार्ट मैं फुल हार्ट फैन हूँ, इसलिए उन्होंने शादी किया था। और आप फन फैक्ट जानते हो, मेरी मम्मी और गरिमा जी एक साथ ही पढ़े थे एक स्कूल में। हाँ आपको अगर नहीं पता तो मेरी मम्मी गोलाघाट से बिलोंग करती है, और गरिमा जी भी गोलाघाट से बिलोंग करती थी। तो सो एट सेम एलपी स्कूल उन्होंने एक साथ पढ़ के उन्होंने मिले भी थे। मेरे मम्मी ने वही बोला था कि जब मैं कहते होरोजा में गया था, तभी मेरी मम्मी ने बोला था आपको मैं व्लॉग दूंगा, तब बोला था कि गरिमा मम्मी और वो बहुत सारे लोग पहले भी मिल चुके हैं, मतलब गरिमा मम्मी उनको जानते भी है मेरी मम्मी को। सो मतलब अगर अभी वो मिले तो अभी वो जानेगी। गरिमा जी के साथ शादी करने के बाद उनको थोड़ा तो एटलीस्ट सपोर्ट मिला कि वो एटलीस्ट उठ सकते इतने बड़े ब्रेकडाउन के बाद। फिर उन्होंने असमीज म्यूजिक में 20 साल या 30 साल तक डोमिनेटेड किया, 1992 से लेके अभी तक। अभी क्या, अभी तो और भी ज़्यादा डोमिनेट करने को है उनको बाकी। उन्होंने 38,000 प्लस सॉन्ग्स उन्होंने बनाए। अब बोल सकते हो हु वाज ही, आप ही कहिए हु वाज ही। वो एक भगवान की तरह आए थे और भगवान की तरह भी गए। पूरे सब ने रोया उस दिन। और उन्होंने इतने सारे सॉन्ग रिकॉर्ड किए थे जो हाटी गांव में है, मेलोडी ऑडियो हाउस, हाँ मेरे घर के पास ही है। और मेलोडी ऑडियो हाउस में उन्होंने उनका पूरा ये सब 38,000 सॉन्ग्स किया था, आसामी से लेके एकदम हिंदी तक, उससे लेके नेपाली तक सब सॉन्ग है उधर। और ये इनॉग्रेशन होता है 16 सितंबर में। पर उसी 3 दिन के बाद आपको पता है क्या हादसा हुआ, जिसके मैं आगे डिस्कस करूँगा आगे वाले वीडियो में। सो एक बार एक बिहू फंक्शन में आप उल्फा एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, आपको पता है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है असम में। मतलब इन असमीज वी कॉल अल्फा, और इन इंग्लिश वी कॉल अल्फा, इन हिंदी ऑल्सो वी कॉल अल्फा। मतलब उन्होंने सब सिंगर्स को धमकी दे कि हिंदी सॉन्ग्स ना गाने को। हाँ जुबिन गार्ग को भी कहा था, पर आपको पता है जुबिन गार्ग कौन थे? हाँ वो थे फेयरलेस रेबल सिंगर। उन्होंने तो मना कर दिया कि नहीं मैं गाऊंगा, ये मेरी मर्जी है। और रंगाली बिहू था, बिहू के फंक्शन आपको पता है। पर इस बार नेक्स्ट ईयर जो बिहू फंक्शन होने वाला है वो पुराने बिहू फंक्शन की तरह नहीं होने वाला, मोस्ट सीरियस बिहू फंक्शन होगा जो नेक्स्ट ईयर होगा। सो रंगाली बिहू फंक्शन में उन्होंने हिंदी सॉन्ग्स गाए थे। और जब गवर्नमेंट ने कहा भी था कि उनको एक सेफ्टी
के लिए सिक्योरिटी भी रखेंगे, पर उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों के बीच में रहने में मेरे को ज़्यादा सेफ लगता है इन पुलिस वालों के साथ रहने में से। मतलब समझ सकते हो आप जुबिन गार्ग का ऑर्डर कितना प्लस हो गया था, और उसकी वजह से उल्फा ने हार मान ली और उन्होंने जुबिन गार्ग को कहा कि वो अपने भाई की तरह ट्रीट करेंगे। हाँ, अभी यही उल्फा ऑर्गेनाइजेशन जो उन सिद्धार्थ और श्याम कानू के ऊपर पूरा एलिगेशन ये सब लगा रहे हैं, उन्होंने पहले वार्न किया था, पर अभी वो लोग ही आप देख सकते हो जुबिन गार्ग भगवान से भी कम नहीं थे। और कुछ सालों के बाद उन्होंने इतने सारे ये सब लॉन्च किया। अभी उनका एक नया फिल्म भी आ रहा है, रोए रोए बिना ले, तो आपको मैं रिकमेंड करूंगा देखने के लिए। उनके 2 सॉन्ग भी निकल चुके। आप कह सकते हो जुबिन गार्ग अमर है, मतलब आप वो मरने के बाद भी वो फिर से जिंदा हो गए, ले सकते हो। मूड मन और हपुन हपुन, ये 2 सॉन्ग आपको रिकमेंड कर रहा हूँ रोए रोए बिना लेके। सो ऑन द डेट ऑफ 19 सितंबर 2025 2:45 PM, उसी दिन एक ऐसा ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ जो ऐसा लग रहा है कि एक घर में एक किसी मरने का एक इंसान बाहर में रहने वाला मरने का एक न्यूज़ आया। हाँ, और कोई नहीं, हम लोग के लेजेंड गॉड किंग जुबिन गार्ग मारे गए थे उस दिन। और जब भी ये खबर असम में आई, सब लोग रो पड़े। लिटरली मैं आपको कह नहीं सकता कि कैसा फीलिंग आया होगा सबको। एक भगवान जब मर जाता है पूरा आसमान रो देता है। हाँ, तभी वही हुआ। और मैं आपको अगर मेरा सिचुएशन बताऊँ तो तब मैं पढ़ रहा था, मतलब मेरा 20 को एग्ज़ाम था इंग्लिश का। सो जो बाद में डिले हो गया, तो मैं 19 को पढ़ रहा था 2 बजे कुछ वैसा 2:50 को मेरे मम्मी आए, मेरी मम्मी ने टीवी लगाया। मैंने सोचा कि क्यों लगा रही है, तभी मैंने देखा कि प्राग न्यूज़, आपको पता होगा कि असम में मुझे प्राग न्यूज़, न्यूज़ लाइव ये सब चैनल चलते हैं। तब मम्मी ने लगाया और मैंने ऐसा न्यूज़ देखा कि मैं अपने आंखों में विश्वास नहीं कर पा रहा था। सच्ची में मेरे आइडल ही मर चुके। हाँ, जुबिन गार्ग मर चुके थे तब। पूरा न्यूज़ हेडलाइन ये सब कुछ बदल चुका था। तब तक मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे वे मरे, कारण मेरे को पता था कि वो नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल के लिए वो गए थे। तब तक तो सब कुछ मतलब मैं अपने आप को विश्वास नहीं कर पा रहा था वो सच्ची में मरे हैं क्या। मैं अपने माइंड को कह रहा था कि वो नहीं मरे, जस्ट इट्स अ फेक न्यूज़। मैं सोच रहा था कि अप्रैल फूल्स होगा, पर मैंने ध्यान ही नहीं देखी अप्रैल कितने महीनों बाद ही जा चुके हैं। पर ये अप्रैल फूल्स कैसे हो सकते हैं। मैं अपने माइंड में विश्वास नहीं कर सकता था कि जुबिन गार्ग जैसे सिंगर एक मर चुके थे। मे बी लाइक कैसे हो सकता है ये। और पूरा असम उस दिन मेरे को अभी भी याद है, पूरा असम रो रहा था, पूरा बारिश गिर रहा था। नेचर ऑल्सो क्राइड विथ अस, पूरा स्टेट, पूरा असम का सब कुछ रो रहा था। पूरा जानवर से लेके एवरी फ्रॉम टू एनिमल्स, फ्रॉम एनिमल्स स्काई ऑल क्राइड। नेचर भी रो चुके थे। और तभी ये खबर आती है कि हिमंत मामा, हाँ हिमंत बिश्व शर्मा, वो कह रहे हैं कि उन्होंने पूरा मीटिंग कैंसिल कर दिया, बस जुबिन गार्ग को कैसे सिंगापुर से असम लेके आना है उन्होंने। और आपको पता है क्या होता है, फिर 20 सितंबर को ये सब कुछ, फिर सब कुछ इनोग्रेशन होता है, ये सब कुछ होता है कि कैसे उनको लाया जाए, ये सब मीटिंग सीटिंग होते हैं। और 21 सितंबर को बॉडी को लाया जाता है। हमें आपको वो लोग दिखाऊंगा जब मैं रात के 2 बजे हो जाए में याद था। हाँ, ते रात को, कारण आई वॉज अ फैन ऑफ जुबिन गार्ग। आप अगर नहीं जाने तो जुबिन गार्ग का मैं बचपन से फैन, मतलब उनके मैंने मोस्टली 190 कहते हैं आपको, मैंने कहा है 190+ सॉन्ग सुने। उनके कुछ 5 से 8 एल्बम मैंने ख़त्म ही कर चुके हैं पूरा। आप देख सकते हो कितना डाई हार्ट फैन था मैं। आप ये एक POV मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि अगर आप एक सिंगर के मोस्ट डाई हार्ट फैन हो, आपको कैसा लगेगा। हाँ, सेम ही मेरे साथ ही हुआ था। और आपको मैं कहूँ तो जुबिन गार्ग कभी मरे नहीं थे वो, और कभी उनका मर्डर भी नहीं होता। अभी ये केस तो अभी निकला गया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिंगापुर से निकला गया है कि उनका पॉइजन नहीं करा, वो ड्राउन होते हैं। अभी ये सच है कि नहीं, कि मैं ये सेकंड पार्ट में डिस्कस करूँगा। सो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आपको मैं कहता हूँ जस्टिस होगा जुबिन गार्ग को, और जस्टिस मिलेगा। और सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग, कारण मेरा अपने एक एग्जाम चल रहा था और कुछ दिन गाड़ी लेने की वजह से टाइम नहीं मिल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। सॉरी फॉर लेट अपलोडिंग। पर জয় জুবিন দা, জয় অসম। আৰু এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ,
for every Assamese people, I am going to say that justice will be served to Zubin Garg and it will be served. সকলো অসমীয়া একেলগে হৈ পেলাই আমি জাষ্টিছ দিম জুবিন গাৰ্গক। জয় হম, জয় জুবিন।